नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, खबर बहुत बड़ी है। अगर आप सबसे पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक भी करेंगे। और देखिए खबर को पूरी जानने के लिए अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ में। और देखिए साथियों, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारी जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो है दिया रहता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, खबर है साथियों। देखिए साथियों, आप मेरे साथ में हैं मिडिल ईस्ट की, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय जो है समीकरण पर बन रही चर्चा करने के लिए, जो समीकरण निश्चित ही समय तो भारतीयों को बड़ा सुकून देगा। सुकून इसलिए कि ये जो प्राणी आप देख रहे हैं जिसका नाम है अर्दगन, जो तुर्की का राष्ट्रपति है, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत विरोधी जितने बयानों के लिए जाना जाता है, आजकल ये उतना ही जहरीला इसराइल के लिए भी हो रखा है। तो एक तरीके से अर्दगन का जो भारत से नफरत है वो इसराइल के साथ भी चल रहा है। और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर उस बात को माना जाए तो इसराइल इसका इलाज करना जो है निकल पड़ा है। तो आइए, आज इसराइल के द्वारा इनके इलाज में क्या तैयारी की जा रही है उसकी चर्चा जो है डिटेल में करते हैं, ये जानते हुए कि तुर्की नाटो अलाई है, यानी कि ये अमेरिका का वो संरक्षण प्राप्त और आशीर्वाद प्राप्त देश है, जिस पे अगर यहाँ पर अगर हमला हुआ तो बाकी बचे 31 देश एक साथ आ जाएंगे। यानी कि ये वो देश है जिसकी हिफाजत करने के लिए तुर्की जिसकी हिफाजत करने के लिए अमेरिका बीच बचाव करने चला आएगा। उस देश के लिए इसराइल कुछ प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस प्लानिंग के लिए इससे रोका जा रहा है, लेकिन इसराइल उसकी भी नहीं मानता, जिसमें अमेरिका खुद बैठाकर अपना सेंटर बनाकर चल रहा हो। कतर कतर पर जब गोला फेंक सकते हैं ये, उसके बाद फिर तुर्की को अपने खिलाफ जो है होती चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी चलते जो है तुर्की को अभी यहाँ पर नाव या डिसल देश के अंदर अपना जो है यहाँ पर इसराइल को जो है इसराइल ने इसको जो है अपना 8वां दुश्मन करार दिया है। डेंजर डेंजर उसको कंट्री अपने लिए माना है। और इसका इलाज करने की प्लानिंग में यहाँ पर इन्होंने हाल ही में यहाँ पर 3 देशों के साथ ग्रीस और साइप्रस मिलकर के इनके खिलाफ एक ज्वाइंट फोर्स बना रहे हैं। आज के सेशन में इस ज्वाइंट फोर्स की बातचीत को जानेंगे कि क्या इनको पाकिस्तान से दोस्ती ज़्यादा महंगी पड़ी या भारत से दोस्ती, दोनों के, या भारत से दुश्मनी। क्योंकि अल्टीमेटली जो है इनकी मित्रता को ये भारत के खिलाफ जो है यूज़ करते आए हैं। और ये ऐसे में जो है कश्मीर का मसला हो या ऑपरेशन सिंदूर, उन दोनों ही स्थिति में है तुर्की ने हमेशा इस पाकिस्तान का साथ दिया है। और इस बात तो ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के ड्रोन जो है भारत पर चलाए ही गए थे। हालांकि भारत से उम्मीद थी कि ये तुर्की के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि यहाँ पर भारत के खिलाफ तुर्की ने अपने साथ काफ़ी सारी व्यापारिक रिश्तों को किनारे कर दिया है। खैर, उन पर भी कभी डिटेल पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो सवाल दुनिया के लिए देश में है वो ये है कि नेतन्याहू ने यहाँ पर जिस कतर में अमेरिका ने अपना सेना का अड्डा बनाया हुआ था उस पर हमला कर लिया था, उस पर तो वो सब जल गया। लेकिन जिसको नाटो का संरक्षण प्राप्त हो, उस देश पर इजराइल क्या एक्शन ले सकता है? क्या अमेरिका उसे रोकेगा नहीं कि भाई रुक जाओ, ऐसा मत करो कि हमारे ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का। कि नेतन्याहू को बुलाया गया है यहाँ पर अमेरिका कि भाई आ जाओ, एक बार तसल्ली से समझ लो कि हम क्या चाहते हैं, जान लो, और उसके बाद कुछ एक्शन लेना। चलिए ठीक है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मैप के माध्यम से कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट का जो मैप है, तो इसको पहला भूमध्य सागर समझिए, मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी के उत्तर की तरफ देश पड़ता है जिसका नाम है तुर्की, दक्षिण की तरफ पड़ता है ये अफ्रीका, और पूरब की तरफ पड़ता है ये एशिया। ये जो लेबनान करके जो देश दिखाई दे रहा है, ये इजराइल करके जो देश दिखाई दे रहा है, तो ये चिरपति देश हैं आपके लिए, जो कि मेडिटेरियन सी के पूर्व में स्थित देश है। अच्छा, तुर्की के दक्षिण में एक छोटू सा देश आपको भी दिखाई दे रहा होगा। अगर मैप को अगर जूम कर पाएँ तो आप समझ पाएँ कि इस देश का जो नाम है, तो ये वाला जो देश है, तो ये छोटा सा देश है, तो ये देश है साइप्रस। तो ये साइप्रस नाम की जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है, तो इसके साथ में एक देश लगा हुआ है, इसका नाम है देखिए ग्रीस। तो असल मायने में तुर्की के सामने जो है साइप्रस और ग्रीस है। और यहाँ पर आपको देखिए ये वाला देश छोटू सा इजराइल दिखाई पड़ रहा है। प्लानिंग क्या चल रही है इन दोनों की? प्लानिंग ये है कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल मिल करके तो इसकी बाउंड्री सेट कर रहे हैं तुर्की को। और थोड़ा मैप में अच्छे से समझ लीजिए, तुर्की जिस जगह बैठा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से ऊपर की तरफ है देखिए साथियों ब्लैक सी,
और जब ब्लैक सी की बात हो रही हो ना, तो ब्लैक सी जो है रूस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपको बता दूं, ब्लैक सी से होकर के यहाँ पर एक स्ट्रेट पड़ती है, जल संधि पड़ती है, दो समुद्रों को जोड़ने वाली, जिसका नाम है यहाँ पर स्टेट ऑफ बॉस्फेरस। और यहाँ पर सी ऑफ मरमरा है, देखिए यहाँ पर सी ऑफ मरमरा के बाद में है एजियन सी। तो इन दोनों के बीच में डार्जियन स्टेट है। तो ये कहानी मैं आपको देखिए इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रूस के ऊपर जो है कंट्रोल करने में यहाँ पर तुर्की तुर्की ने जो है इसी का उपयोग किया था। फास्फोरस स्ट्रेट पर लोगों पर मॉनिटरिंग दे दी कि यहाँ से देख लो कि यहाँ से रूसी जहाज़ निकलेंगे। दार्जिलिंग स्टेट पर जो है मॉर्निंग स्टेट दे दी कि यहाँ से रूसी जहाज़ निकलेंगे। चूँकि ये इन दोनों के बीच में से है, तो तुर्की की ना स्टैटिक लोकेशन ना बहुत खास है। आज से नहीं, ये तो चलो रूस के मामले में है। अगर हम जो है एशिया के मामले में बात करें, तो एशिया के मामले में भी एशिया से जो पहले से ओल्ड सिल्क रूट था ना, तो वो भी तुर्की होकर के ही जाता था। यहाँ पर देखिए एक शहर है जिसका नाम है यहाँ पर इस्तांबुल। इस्तांबुल से होकर कर ही यहाँ से ये जो है यहाँ से होकर ही एशिया में एंट्री करते थे। तो ये जो लैंड रूट कनेक्ट होता था ना फास्फोरस स्टेट पार करते ही, तो यूरोप में यहाँ पर देखिए एंट्री होती थी। तो तुर्की बहुत समय तक बहुत मायने रखा है कॉन्टिनेंट के हिसाब से, और आज भी मायने रखता है वर्ल्ड में अपनी लोकेशन के हिसाब से वर्ल्ड में। तो तुर्की लेकिन देखिए बहुत नया देश है। तो पुराना देश क्या था? तो पुराना देश देश था तो तुर्की के स्थान पर ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर सन 1299 में शुरू हुआ, 600 साल तक चला। फर्स्ट बार में जब ये हार गए तो अराउंड 1923 के आसपास इन लोगों ने अपने अस्तित्व को अलग पहचान दी और तुर्की के नाम से अपने नाम से अलग देश बनाया। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में चला था, तो उसमें ये ओटोमन एम्पायर हारा था। अब ये ओटोमन एम्पायर कहाँ था उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए फिलहाल के लिए ये जो मैंने आपको तुर्की बताई, तो इस तुर्की का आप अगर आगे का चल करके वो अगर आप देखें इतिहास क्या रहा है, तो आप पाएंगे कि तुर्की एक ओटोमन एम्पायर नाम से जो है चिर परिचित जगह हुआ करती थी। फिलहाल के लिए यहाँ पर इजराइल जो देश है, देखिए ये इजराइल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पनपा हुआ देश है। पहले तक यहाँ पर इजराइल ने भी ओटोमन एम्पायर ही हुआ करता था। इजराइल की तरफ से सीरिया, ईरान और इराक को अपना जो है चिर परिचित दुश्मन बताया जाता रहा है। अक्टूबर 7 में जब गाजा की तरफ से इस पर जो है हमला हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद में देखिए, तो फिर नेतन्याहू ने यहाँ पर अपनी तरफ से कहा कि मेरे अब 3 नहीं 7 दुश्मन हैं। और 7 दुश्मनों में उन्होंने जो है सीरिया, इराक, ईरान इधर की तरफ उठा करके इन्होंने गाजा, वेस्ट बैंक और यहाँ से उठा करके जो है लेबनान को भी, यमन को भी जो है काउंट कराया था। देखिए तो इसको 7 क्षेत्र से जो है यहाँ पर इजराइल पर जो है हमले हुए थे, ये आपने और हमने देखे थे। एक बार इन 7 को पहचान लो। ये देखिए लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान और यमन, ये 7 देश हैं यहाँ पर। और आपने यहाँ पर ये भी देखा था कि इजराइल ने इजराइल पर इसमें जो है सब तरह से हमले हो रहे थे। इजराइल ने इनमें से इन्हीं हमलों में अब इजराइल ने जो है डिकोड किया है कि अगर अगर आगे फिर से हम कभी युद्ध में गए, तो अभी जैसे हमने गाजा के साथ में जो युद्ध लड़ा, तो उस समय पर जो हर तरफ से हम पर गोले गिर रहे थे। लेबनान से हिजबुल्ला बरसा रहा था, सीरिया से यहाँ पर आईसीस वाले चालू थे, इराक से आईसीस वाले चालू थे, ईरान से तो पूरे जो है बम्बार चल ही रहा था, यमन से तो जो है सीधे उठ करके हूती यहाँ पर गोली बंदूकें चला दे रहे थे, वेस्ट बैंक से भी फायरिंग चल रही थी। इजराइल जो है हर फ्रंट पर लड़ रहा था। इजराइल वालों का अभी एनालिसिस यह कहता है कि इन दिनों तुर्की के अंदर जो हमारे खिलाफ बगावत आई है, आने वाले समय में यहाँ पर तुर्की हम पर जो है अटैक करेगा। और तुर्की इन सब में जो है सबसे पावरफुल देश है। तुर्की पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का लंबा इतिहास है। जिस तरीके से हम रूस की बात करते हैं कि सोवियत रूस का इतिहास आज रूस लेकर चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही ओटोमन का जो इतिहास है वो तुर्की लेकर चल रहा है। इसके पास एक पावरफुल नेवी है, पूरी ऐतिहासिक संरक्षता, एक धनराशि है, और काफ़ी यहाँ पर नाटो के साथ जो है जुड़ा हुआ एलाई है ये। तो ऐसे में इजराइल की चिंता इस बात पर है कि ईरान को तो हम सामान ले गए, लेकिन तुर्की से अगर हमें भिड़ना पड़ा तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो इजराइल चूँकि फिलहाल युद्ध में नहीं है, तो ये उसका शांति मतलब
शांति काल है, और जब शांति काल इसका चल रहा होता है तो वो अगले युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। अगली बार जब युद्ध हुआ तो क्या करेंगे, तो उन्होंने तुर्की को हाईलाइट किया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अगली बार हमको जो है इससे लड़ना पड़ेगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये तुर्की है, चर्चा में लेकर के आ गए हैं। तो पहले ये देखिए ओटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था, और ओटोमन एम्पायर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओटोमन एम्पायर अगर हम देखें तो मेडिटेरेनियन सी उत्तर, पश्चिम और पूरब की तरफ, तीनों तरफ ये आपको जो है ओटोमन एम्पायर दिखाई देता था। तो यरूशलेम वगैरह सब इसी के अंडर में आते थे, अलाक्सा वगैरह सब ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। तो खैर यहाँ पर फिलहाल के लिए हम आपको ये ओटोमन एम्पायर की जो है क्यों ख़त्म हुआ इसका इतिहास तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर इतना सा समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो ओटोमन एम्पायर है, जो मुस्लिमों के द्वारा लीड किया गया एम्पायर था, तो उसे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर हरा दिया। जब उसे जो है हरा दिया, यहाँ पर देखिए, तो इनके क्षेत्रों पर यहाँ पर आक्रमण हुआ, उनके क्षेत्रों पर जो है कब्जे हुए। तो उन्हीं कब्जों में से इजराइल नामक जो है देश निकल कर आया था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक नए देश के अंदर पहचान प्राप्त किया था। फिलहाल के लिए यहाँ पर तुर्की और इजराइल के बीच के संबंधों की अगर आप बात करें, तो ओटोमन एम्पायर जब खत्म हो गया तो उसके बाद तुर्की नामक एक देश बता, और वो इजराइल के शुरुआती उन देशों में मित्र के रूप में सामने आया जो मुस्लिम देश होते हुए भी इजराइल को जो है मान्यता दिया था। तो इजराइल को मान्यता देने वालों में तुर्की पहला मुस्लिम जो है बड़ा देश था जिसे काउंट किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसको इसलिए भी जाना जाता है कि इसने कभी जूस यहूदियों की जो है जान भी बचाई थी। तो तुर्की जो है यहाँ पर वो यहूदियों के लिए हमेशा शुरुआती दौर में जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर के रूप में रहा है। तो आप इसका अगर इतिहास उठा करके देखें तो 1948 से यहाँ पर आप जानेंगे कि 1948 से इजराइल बनता है, और 1949 में जो है तुर्की वो देश बना जिसने जो है फॉर्मली इसने इसने जो है रिकॉग्नाइज किया। फिर 1950 में इन्होंने डिप्लोमेटिक मिशन जो है अपना तेलुगु में खोला। ये शुरुआती वो दौर था एक समय पर जो इजराइल के प्रति तुर्की बड़ा जो है लिबरल था, यानी ये दिखा रहा था कि हम धर्म को लेकर के लड़ने वाले देशों में से नहीं है। जब इजराइल ने सुएज कैनाल पर जो है कब्जा कर लिया तो उस समय इन लोगों के बीच में हल्की फुल्की जो है खटास आई। धीरे धीरे इन्होंने जब खटास को दूर किया तो फिर से जो है दोनों के बीच में एक दूसरे के बीच में फिर यहाँ पर प्यार बढ़ने लगा था। प्यार बढ़ने लगा, लेकिन 1967 में यहाँ पर फिर से इजराइल ने बहुत सारा एरिया अरब टेरिटरी का जो है कब्जा कर लिया। इसमें जो है तुर्की नाराज हो गया, और तुर्की नाराज हुआ इस बात पर इन्होंने जो है और नाराजगी तब जाहिर करी जब यूज ने जेरूसलम की अल-अक्सा मॉस्क में जो है आग लगा दी। तो तुर्की उसके बाद में नाराज होकर के 1975 में फिलिस्तीन को यहाँ पर एक देश को मान्यता दे देता है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लिबरलाइज कर देता है। अब देखिए तुर्की डिप्लोमेटिक तरीके से अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना एम्बेसडर 1980 में यहाँ पर पहुँचाता है। बाद में इजराइल के द्वारा जब यरूशलेम पर कब्जा होता है, जब यरूशलेम को अपनी कैपिटल बताई जाती है, तो फिर तुर्की फिर से नाराज़ हो जाता है और इजराइल को अपने से दूर करने लगता है। 1986 के अंदर इन्होंने यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है डिप्लोमेटिक प्रेजेंटेटिव को जो है अपडेट किया, लेकिन 87 के अंदर पैलेस्टाइन के अंदर इजराइल के अंदर ऑक्यूपेशन को लेकर विरोध होने लगा, तो इन्होंने जो है फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया। मतलब ये हमेशा जो है ढुलकने लोटे की तरह लुढ़कते रहे हैं। तुर्की फिर जो है बाद में 88 में आकर के प्रॉपर तरीके से पैलेस्टाइन को मान्यता दे देता है। पहला पीएलओ को देता है 1975 में, और 88 में जाकर जो है फिलिस्तीन को मान्यता दे देता है। तो इसके बाद में मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़े दिन के अंदर जो है लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन 91 में फिर से दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चलते रहते हैं। वर्ष 2000 जब माना शुरू हुआ तो उसके बाद में घटना घटी 2010 की, जिसको सबसे बड़ा संकट आज तक माना जाता है इजराइल और तुर्की के रिश्ते में। कहा जाता है कि तुर्की का एक जहाज था जिसका नाम जो है मावी मरमरा था। वो जब समुद्र में तैरते हुए इजराइल की तरफ आ रहा था, तो इजराइल की कमांडोज ने गाजा की जो है नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में, जो कि इन लोगों ने क्या कर रखा है कि गाजा को चारों तरफ से जो है पानी में भी समुद्र के अंदर इजराइल की फोर्सेस रहती है। एक बार तुर्की का एक जहाज मावी मरमरा करके एक गाजा की यहाँ पर
नाकेबंदी तोड़कर जो है गाजा जा रहा था। तो इजरायली कमांडो ने चढ़ करके उस पर हमला कर दिया। तो उससे हमला होकर के कुछ जो है 10 तुर्की कार्यकर्ता उसके अंदर मारे गए थे। तो इसके मरने पर तुर्की और इजराइल के संबंधों में भयंकर जो है डिबेट हुआ। इतना डिके हुआ कि इसके बाद में जो है नेतन्याहू को इसके बाद में माफ़ी तक मांगनी पड़ी कि सॉरी भाई, यहाँ पर मारना नहीं चाहिए था, पकड़ने का छोड़ देना चाहिए था, तो नाकेबंदी तोड़ रहे थे। तो ये बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्रेटा थनबर्ग लेकर जहाज घुसी थी ना, जैसे कुछ दिन पहले। तो अगर इजराइल वालों से ज़्यादा 2-3-5 होता, तो इजराइल वाले यहाँ पर जो है मरमरा से भी मारपीट हो जाता। तो इस तरीके से 13 से 16 के बीच में ओबामा इनको बिठाते हैं, जैसे कि आप ये इनको ट्रंप पे बिठाते हैं ना, तो ऐसे ओबामा इनको बिठाते हैं और इनके बीच में सुलह कराते हैं। और सुलह करा करके इनको नेतन्याहू से सॉरी बुलवाते हैं, जैसे कि कतर की पीस में अभी सॉरी बुलवाया कि सॉरी बोलो। कि नेतन्याहू को आदत है कि पहले जो है सॉरी बोलते हैं, फिर उसके बाद में उसको बम लगा देते हैं। तो इसके बाद में इस तरीके से इन्होंने जो है सुलह करवाने की कोशिश करी। लेकिन उसके बाद में मावी मरमरा इंसिडेंट को लेकर के बार बार इजराइल से इनके कलेश चलते रहे। 2010 तक भी, यहाँ पर 2013 में भी मावी मरमरा पर इजरायली पीएम पर जो है इन्होंने रिग्रेट बुलवाया था। और तो और पैसे तक लिए हैं कि भाई मावी मरमरा में जो लोग मरे थे उनके हिस्से के पैसे दो हमें, तब जाकर के हम कुछ बातों को लेकर के जो है नॉर्मलाइज करेंगे। $20 मिलियन का इन्होंने जो है मुआवजा वसूला था तुर्की वालों ने कि जो तुमने जो लोग मारे थे उनके पैसे दो। खैर, नेतन्याहू को तुर्की के साथ में दिक्कत तब बढ़ने लगी जब ये 7 अक्टूबर वाला मामला हुआ। असल में तुर्की और इनके बीच में सब कुछ ठीक सा होने लगा था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को अर्दगन खुले आम जो है हमास के हमलों को ठीक ठहरा देते हैं। असल मायने में उन्होंने पहले में उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हुए शांति की अपील करी। लेकिन जब इजराइल गाजा पर हमले करने उतरा तो ये इजराइल के खिलाफ और गाजा के समर्थन में आ गए। जब इस तरह की जो है हरकत होने लगी 31 अक्टूबर को, तो इन्होंने साथ बोर्न करना जो है इजराइल को शुरू कर दिया था 2023 में। इस बात से जो है इजराइल नाराज हो गया। इजराइल को समझ में आया कि अब तक तुर्की को हम मनाते आ रहे थे क्योंकि अमेरिका कहता था कि नाटो कंट्री है, झगड़ा मत करो। लेकिन अब इस तरीके से अगर आगे बढ़ते गए तो फिर तो जो है मसले फैलते चले जाएंगे। ऐसे में अर्दगन इजराइल को जो है लगातार, क्योंकि अर्दगन को ये पता है क्योंकि मैं नाटो कंट्री हूँ तो मुझे तो बचाना अमेरिका चलाएगा। ऐसे में वो खुलेआम जो है इजराइल को धमकियाँ देते आ रहे थे। ऐसे में जो है इजराइल ये मानते हुए कि मैं नाटो के साथ जो है अभी लड़ाई नहीं लड़ूंगा, वो तुर्की को साइड में करते हुए चल रहा था। अर्दगान जो है इजराइल को बात करने हुए पड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को खींचातानी करने में पड़े हुए हैं। हर बार खबरें देखे हुए तो तुर्की के अर्दगान ने बोर कर दिया इजराइल को। तो ये सब खबरें आपको दिखाई दे रही है। अर्दगन बोर इजराइल ये सब जो है खबरें देख रहे हैं। हर जगह एक ही बात जो है बोल रही है। अर्दगन ये सब तमाम चीज़ें इस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई पहले तो इनको कहा गया कि तुम मान जाओ, नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। ऐसे में तुर्की ने यहाँ पर अपने खिलाफ कुछ हरकतें ऐसी देखी कि जब ये जाकर के कत्ल में गोला छोड़ सकता है तो ये तो हमारे ऊपर भी गोला छोड़ सकता है। इस बात को लेकर के इन लोगों ने एक भय का माहौल तैयार किया खुद के देश में, मुस्लिम वर्ल्ड के देशों में। तुर्की में अपने साथ जो है लोगों को जुटाना शुरू किया। मतलब इस तरीके की हरकत हो गई कि उसने प्रॉपर तरीके से अर्दगन के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। उल्टा इस तरीके से हुआ कि इजराइल ने अर्दगन के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। तुर्की ने बाकायदा यहाँ पर इजराइल के खिलाफ जो है 52 देशों से मिलकर के इस पर आम सहमति जो है करवाने का प्रयास किया कि कोई इसको जो है हथियार नहीं बेचेगा। दोनों देशों के बीच में तब और ज़्यादा राड़ बढ़ गई जब इजराइल ने यहाँ पर हमास के लीडर्स को जो है मारना शुरू किया। तो ये खुलेआम आकर के ये जो है हमास के समर्थन में आकर के पोस्ट करना शुरू कर दिए। तुर्की ने प्रॉपर तरीके से वो सारे प्रयास किए जो गाजा में वो कर सकता था। अर्दगन का जो ये ताज़ा रूप निकला है ये उनके पुराने खेल इवेंट की याद दिलाता है। मतलब ये चाहते हैं कि फिर से ये मुस्लिम देशों के लीडर जो है बनकर बाहर आए। इन लोगों के राइवल के बीच में हमने इतिहास में देखा है 2-3 सालों के अंदर ये तमाम चीज़ें निकल कर आई हैं। बातें और बढ़ते गई तब और चली गई जब हाल ही के समय पर जब आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं इजराइल और गाजा के बीच के मामले बढ़ते जा रहे थे और इजराइल कतर में दुनिया के और देशों में अपने खिलाफ जो है लोगों को टारगेट कर रहा था। तो उसी बीच में तुर्की ने इस देश के अंदर तुर्की के साथ इजराइल ने अपने सब तरह के रिश्ते तोड़ दिए। इन्होंने कहा था कि हमारे एयर स्पेस को हम इजराइल के लिए बंद कर रहे हैं, हमारे शिप्स को आप बाहर नहीं जाने देंगे, हम पूरी तरीके से जो है इनके साथ सारी तरह से ट्रेड रिश्ते तोड़ रहे हैं। तो तुर्की में असल मायने में इजराइल के साथ जो है सारे ट्रेड रूल खत्म कर दिए। ना जहाज आकर के हमसे हमारी जगह रुकेंगे,
देंगे, एयर स्पेस बंद कर दिए। मतलब एक ऐसी हॉस्टाइल सिचुएशन जो है पैदा हो चुकी है इन दो देशों के बीच में। जैसे हमास की लड़ाई नहीं हो रही थी, तुर्की से हो रही थी। तुर्की इतना ज़्यादा जो है खुलेआम हमास के समर्थन में खड़ा था, गाजा के समर्थन में खड़ा था, कि उसने जो है इजराइल के साथ जो है सब तरीके के संबंध तोड़ दिए। यही कारण है कि इजराइल ने तुर्की को जो है अब अपने लिए 8वां एनिमी मान लिया है, ये मानते हुए कि इस बार तो कुछ हुआ नहीं, अगली बार हो सकता है कि तुर्की से गोले चले। इसके पीछे का बड़ा रीजन भी है। बड़ा रीजन ये है कि कतर में भी हमास के आतंकी जाकर के छुपे हुए थे, जिनको मध्यस्थ के नाम पर बुलाया गया था कि आओ बातचीत कर लेते हैं। तुर्की में ही वो लोग जाया करते थे। इस्माइल हानी वगैरह तुर्की की यात्रा पर भी आपने जाते हुए देखे थे। तो ऐसे में आपने तुर्की को यह डर था कि कल को जो कतर में हुआ वो तो हमारे देश में भी हो सकता है, कि मतलब इजराइल उठा करके तुर्की में बैठे किसी हमास के लीडर को टारगेट कर सकता है। क्योंकि नेतन्याहू ने तो बर्ड को कह ही दिया था कि दुनिया में गाजा से निकले भी आतंकी जहां भी छुपे हैं मैं उनको ढूंढ करके वहीं मारूंगा। तो ऐसे में तुर्की के अंदर देखिए बहका भाव भी था कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को दुश्मनी में ही डाल दूं। और दूसरा, खुद के अंदर में भी जो है लीडरशिप की चाहती कि सबको लगना चाहिए कि देखो मैं गाजा के लिए इतना संघर्ष कर गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर इन लोगों ने कतर का जो मामला हुआ उसके बाद में यहाँ पर तुर्की को भी जो है अपना शत्रु समझ लिया है। आप देखें कि कतर की तरफ से जब यहाँ पर ट्रम्प से मिलने पर जब मुस्लिम देश के लीडर गए थे तो अर्दोगन यहाँ पर बगल में बैठे थे, क्योंकि नाटो कंट्री है, साथ में बैठे थे कि सर इनको भी सुरक्षा दो, कि आपने इनको यहाँ पर तो पूरा बेस बना रखा है, फिर भी यहाँ पर इनको जो है इजराइल मार दे दिया। तभी जाकर के जो है अमेरिका ने कतर, इजिप्ट, तुर्की के कहने पर जो है इजराइल से माफ़ी मंगवाई थी और कहा था कि ठीक है यहाँ पर कतर पर अब फिर से हमला ऐसा नहीं होगा, युद्ध समाप्त हो गया, सारे एग्रीमेंट हो गए। यही तो वो लोग थे जो जाकर के गाजा की तरफ से अमेरिका पर मध्यस्थता करवाए थे कि चलो भाई 20 पॉइंट का मांग सूत्र निकालो, कि जिस पर साइन करवा कर सबके बीच में मामला शांत करवाया गया था। खैर ये सारा इतिहास था जो आप लोगों को सारा अच्छे से पता हो गया। इजराइल के खिलाफ यहाँ पर गाजा में पाकिस्तानी फोर्सेस भिजवाने वाला भी तुर्की ही है, जो उससे ये कह रहा है कि गाजा में अपनी सेना भेज। जो इंटरनेशनल फोर्सेज जा रही है तो उसमें पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि अपनी फोर्सेज भेजो। इसमें पाक तैयार भी हो गया कि साहब ठीक है हम अपनी फोर्सेज भेजेंगे। वो पाकिस्तान जो इजराइल को देश नहीं मानता, वो इजराइल के खिलाफ अपने खिलाफ जो है फोर्सेज को भेजने के लिए तैयार है कि ठीक है साहब अगर आप कह रहे हैं तो 2 नेशन थ्योरी को मानते हुए हम जो है चले जाएंगे। तो मतलब इतना मसाला इकट्ठा हो चुका है ना कि इजराइल के खिलाफ जो है, तुर्की के खिलाफ इजराइल को जो है सब कुछ पता है, और तुर्की को जो है इजराइल के खिलाफ इजराइल के खिलाफ खूब सारी चीज़ें पता है। अब ये आदमी क्या शरारत कर रहा है यहाँ पर इस टाइम में, देखिए अक्सर जब ये युद्ध नहीं कर रहा होता है तो ये युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। तो ये क्या कर रहा है कि भाई साहब इसने बाकायदा तुर्की के दुश्मनों को तलाशना शुरू किया कि तुम आओ बैठो और बैठ कर बातचीत करो, कि आप पूछेंगे कि आज ये सेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ये 2 देशों का नाम देख रहे हैं, ग्रीस और साइप्रस। तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इन समय पर जो है नेतन्याहू के साथ बातचीत कर रहे हैं इस समय पर इजराइल के अंदर, इजराइल में बैठे हुए हैं। अब ये ग्रीस साइप्रस की क्या कहानी है ये बताऊंगा। असल में क्या है ना, जब ये तुर्की को यहाँ पर आप देखेंगे ना तो देखिए साथियों, तुर्की के पश्चिम में यहाँ पर एक छोटा सा देश है ये ग्रीक। तो ग्रीस के पूरे एरियन सी में बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो उन आइलैंड्स में बहुत सारा तेल का भंडार है। तुर्की जो है इन आइलैंड्स को, छोटे आइलैंड्स को अपना मानता है। ये छोटे आइलैंड्स कहता है पानी के आधार पर मेरे हैं, ये कहता है मेरे हैं। इस बात को लेकर के ये दोनों बहुत लंबे समय से झगड़ रहे हैं। दोनों के बीच में राइवलरी इतनी हुई है कि ग्रीस वाले जो है इस पर गोला छोड़ने के लिए और दुनिया वाले इनको शांत कराने के लिए आए हैं। इन दोनों की दुश्मनी यहाँ पर और देखने को मिली, जिसका छोटा सा देश है एक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइप्रस। तो इस साइप्रस के अंदर लगभग 80% जो है ईसाई रहते हैं और 20% यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। 74 के अंदर ये जो है आज़ाद होता है। यूके वाले यहाँ से निकल के जाते हैं। यहाँ पर 74 में या 70 में इस समय पर जो आबादी रह रही है तो उसकी 20% आबादी जो कि मुसलमान है, वो तुर्की के कहने पर जो है अपना कब्जा स्थापित करना चाहती है पूरे देश पर। तो 22% साइप्रस में जो है 80% ईसाई है, वो ग्रीस के कहने पर साइप्रस पर कब्जा करने निकल पड़ते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। यूएन जो है इनके बीच में मध्यस्थता कराने आते हैं। साइप्रस जो एक कंट्री है वो 2 देशों की वजह पे आपस में बटा हुआ था। तो तुर्की ने यहाँ पर अपने जो है मुस्लिमों को बोल करके इसके 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो ये जो साइप्रस है ना, तो ये साइप्रस पर जो है इजराइल के साथ है। ये इजराइल क्या कर रहा है, इधर साइप्रस इधर जो है ग्रीस, तो इन तीनों को मिला करके इसके खिलाफ जो है इन तीनों को एक कर रहा है। 1930 में यहाँ पर 1974 में यहाँ पर जब साइप्रस का युद्ध हुआ तो निकोसिया जो फिलोसिया इसकी राजधानी है, तो उसके ऊपर का जो एरिया है ना, जो तुर्की के साइड वाला, तो उसको तुर्की ने जो है कब्जे में ले लिया है। मैं जो आपसे कह रहा था कि साइप्रस आज़ाद हुआ था, तो वो 1960 में यहाँ पर आज़ाद हुआ था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है दक्षिण वाला जो हिस्सा है साइप्रस का,
तो इस साइप्रस वाले, इस ग्रीस वाले ने अपने जो है कंट्रोल में ले लिया। इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल में ले लिया है वो देश आज भी, लेकिन माहौल जो जिसका मानता है तो वो ग्रीस का मानता है। तो ये नीचे वाला देखिए, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हिस्सा जो है ये ग्रीस का हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर ये तुर्की समर्थन है, ये तुर्की का ही एरिया समझ करके आप इसको ही चलें। अच्छा, यहाँ पर ऑटोमेटिक अब ये समझ में आ गया कि जिसका एरिया चला गया हो वो तो नेचुरल दुश्मन हो गया, जिसको युद्ध लड़ना पड़ गया वो नेचुरल दुश्मन हो गया। इजराइल तो खुद मान रहा है कि तुर्की दुश्मन है हमारा। तो ऐसे में यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिलकर के जो माहौल बनता है वो ये कि इजराइल इन सबको एक साथ लेकर के आ रहा होगा। आपने देखा होगा कि भारत भी यही काम किया था तुर्की को पनिशमेंट देने के लिए। भारत ने जो है साइप्रस के लिए, भारत के यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री सीधा जो है साइप्रस गए हैं इस साल, तुर्की की सारी जो हरकत किया। तो हम लोग यहाँ भी यात्रा किए हैं, हमारे विदेश मंत्री जो है यहाँ की यात्रा पर किए हैं, साइप्रस वालों को हमने अपने देश में बुलाए हैं, बाकायदा बातचीत हुई है। सेम यही हमारी ग्रीस के साथ भी बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर जो भारत स्ट्रेटेजी अपना रहा था साइप्रस ग्रीस को साथ लेकर के चलने की, वही काम अब इजराइल कर रहा है। अब इजराइल इसी काम को करते हुए ग्रीस और साइप्रस तुर्की को अपना दुश्मन मानते हुए इजराइल के साथ जा रहे हैं। ये खबर शुरुआत में निकलती है, तुर्की में इस बात के लिए दोनों को धमकाया भी कि तुम लोग क्या मेरे खिलाफ एक होने की सोच रही हुई। नेतन्याहू कह रहे थे कि हाँ सोच रहा हूँ। ये खबर सुन के ही ये आदमी देखिए तुर्की को काउंटर करने के लिए दोनों देशों को साथ लेकर बैठा जा रहा है। इनके खिलाफ यहाँ पर अर्दगन इस बात को समझ करके इन तीनों को धमका रहे हैं कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे युद्ध की स्थितियां पनपे। लेकिन ये भाई साहब तैयारी में लगे हुए हैं। जब ये भाई देखिए, मैं बात बोल रहा हूँ कि ये तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 तारीख के साथ आज यहाँ पर साइप्रस के जो प्रधानमंत्री है वो इजराइल में उतर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ी ही देर बाद में आप देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीस के जो पीएम हैं उनका भी आगमन हो जाते हैं, ग्रीस के प्रधानमंत्री का भी नेतन्याहू से मुलाकात करते हुए। कुल मिलाकर नेतन्याहू के ग्रीस और साइप्रस को साथ लिया है, साथ बुला लिया है। नेतन्याहू इस बार यहाँ पर अर्दगन इस बात से चिड़े पड़े हैं कि यार तुम लोग सब मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई साहब जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। और भारत इन लोगों के साथ है, ये सबको पता है। भारत जो है साइप्रस को वेपन वगैरह बेचना चाहता है, वेपन बेचे भी हैं। हम ग्रीस के साथ भी खड़े हैं और हमारा जो इजराइल के साथ जो संबंध है वो सबको जगजाहिर है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो एक ऐसा सिस्टम अब जो है तुर्की के खिलाफ तैयार किया जा रहा है ताकि उसे भी ये रियलाइज रहे कि उसे पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम है वो उसे नेचुरल तरीके से भारत को इजराइल के साथ लेकर के जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप बैठक की तस्वीरें देख सकते हैं, बढ़िया इनके बीच में अभी जब आप सुन रहे हैं तो उस समय पर यहाँ पर आप इनकी मीटिंग तीनों देशों के बीच में चल रही है। चर्चा यही है कि ग्रीस इजराइल अलायंस से ये जो है इस तुर्की है। तो ठीक है साहब, उम्मीद है तो आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई हो। तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो और अगर आप देखिए यहाँ पर अगर इसकी आप PDF साथियों लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। उत्तराखंड जी के भाई अर्जुन राजपूत सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें और साथ ही साथ में आपकी क्या राय है इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो धन्यवाद साथियों। जैसे हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।